हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास, राजत्व, बंधुत्व एंड वर्ग। इसके एमसीक्यू सेशन को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे थे हम लोग, क्योंकि ये बाइलिंगुअल सेशन है तो स्टेटमेंट्स भी, हमारे डायलॉग भी बाइलिंगुअल होने चाहिए ना। इससे पहले हमने जो पहला सेशन है उसको ले लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डू चेक आउट दिस वीडियो। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। उससे पहले भी जितने भी एमसीक्यू सेशन करवाए गए हैं उनका भी लिंक दे दिया गया है। वही शॉर्ट जितने भी हमने करवाया उनका भी लिंक दे दिया है। पीडीएफ जो भी हमने बनाया है सारी ही चीज़ों का लिंक दे दिया गया है। एंड उससे भी सहूलियत अगर आपको चाहिए तो आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जो भी वीडियो डाली जाती है सारी लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइडेड है। जो भी नोट्स अपलोड किए जाते हैं सारी ही नोट्स वहाँ पे अपलोडेड है। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ करते हैं तो पहले अनाउंसमेंट वहाँ पे हो जाती है। इट इज़ रिकमेंडेबल फॉर यू टू ज्वाइन दैट ग्रुप। एंड आगे बढ़ते इस सेशन को शुरू करते हैं लेवल 1 से। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे एमसीक्यू सेशन से मुखातिब हो रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि लेवल में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं। पहले स्तर में, पहले लेवल में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 वन लाइनर एमसीक्यूज। एंड जितने भी एमसीक्यूज हम करवाते हैं हर एक सेशन में उनमें अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो वन लाइनर एमसीक्यूज है इनमें आपको या तो एक शब्द में आंसर चुनना होता है या एक स्टेटमेंट में आंसर चुनना होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 221। 221वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। Which of the following term is used for families? परिवारों को संबोधित करने के लिए किस संस्कृत शब्द का प्रयोग किया जाता है? According to ब्राह्मणिकल टेक्स्ट यहाँ बात की जा रही है कुल, जाति, वंश या गोत्र। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपके चैप्टर के तीसरे या चौथे पेज पे ही इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। किस शब्द का, किस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग परिवारों को डिजाइग्नेट करने के लिए, संबोधित करने के लिए किया जाता है? जाति का हमने देखा था किनफोक्स के लिए किया जाता था। हमने जो वेन डायग्राम बनाया था उसमें हमने देखा था कि एक सबसे छोटी यूनिट होती है सोसाइटी की फैमिली। फैमिली सबसे छोटी यूनिट होती है सोसाइटी की, क्योंकि सोसाइटी तब बनेगा जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वहाँ पे रहेंगे। तो सबसे छोटी यूनिट जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रह रहा है दैट इज फैमिली। फैमिली से ऊपर उठता है हमारा किनफोक, जो हमारे आते हैं बंधुत्व। हमारे मतलब जो आप कह लें कि आपके आपके मामे की फैमिली होगी, आपके अंकल की फैमिली होगी, आपके चचेरे अंकल की फैमिली होगी, मतलब आपके किनफोक्स पूरी तरीके से जो आपके कुटुंब होते हैं, हिंदी में जो टर्म यूज़ किया जाता है। तो किनफोक्स आ गया। एंड उसके ऊपर हमारा आता है लीनियज, यानी कि हम लोग कहीं से ओरिजिनेट तो हुए होंगे, तो दैट इज आवर कॉमन लीनियज। ठीक है, दिस लीनियज कैन बी योर गोत्र, वंश, जो भी है। तो दिस इज द सिनेरियो विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत टर्म इज यूज्ड फॉर फैमिली। तो दिस टर्म इज कुल। वंश हमारा लीनियज हो गया। गोत्र इज द नेम ऑफ एंसेस्टर, जहाँ से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। लेट सपोज बहुत सारे लोग ऐसा माना जाता है कि वो भृगु के वंशज है, तो वो भार्गव गोत्र के होगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हम कश्यप मुनि के वंशज है, तो वो कश्यप गोत्र के होगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हम प्रजापति मुनि के वंशज हैं, तो वो प्रजापति गोत्र के हो गए। तो इस हिसाब से उनका गोत्र डिसाइड होता है। तो राइट आंसर विल बी कुल, क्योंकि कुल जो टर्म है वही यूज किया जाता है फैमिली को डिजाइग्नेट करने के लिए, परिवार को संबोधित करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं 222वें क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर क्षत्रिय किंग्स। हमने देखा था कि चूंकि ब्राह्मणों ने धर्म सूत्रों को कंपाइल कर लिया, धर्मशास्त्रों को भी बना लिया, मनुस्मृति भी बना ली, एंड उसमें ये भी डाल दिया कि राजा केवल एक क्षत्रिय ही हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे नॉन क्षत्रिय किंग्स उभर के सामने आते हैं जो क्षत्रिय, जिनकी ओरिजिन तो क्षत्रिय नहीं थी लेकिन वो काम क्षत्रियों वाला करते थे। एक्चुअली होता क्या है कि जब वर्ण व्यवस्था इमर्ज होती है वेदिक, अर्ली वेदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड में, तो उस जमाने में जो कास्ट था वो ऑक्यूपेशन बेस्ड होता था। इस बारे में हमने बहुत डिस्कशन ऑलरेडी की है वन शॉर्ट वीडियो में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेट सपोज मैं एक ब्राह्मण हूँ या मैं एक शूद्र हूँ, तो मेरी आने वाली संतान अगर वॉरफेयर में बहुत निपुण है, अगर तलवारें चलाने में बहुत निपुण है, तो वो क्षत्रिय कही जाएंगे, क्योंकि वो वॉरफेयर में निपुण है एंड वो लड़ाई करने में निपुण है, एडमिनिस्ट्रेट करती है जस्टिस को, न्याय करने में निपुण है, वेदों का ज्ञाता है, तो उसे हम क्षत्रिय मानेंगे। या मेरी आने वाली संतान अगर ट्रेड में बहुत निपुण है, खेती बहुत बढ़िया से करती है, पशुपालन बहुत बढ़िया से करती है, तो वो वैश्य मानी जाएगी। फिर उसके आने वाली संतान अगर किसी और प्रोफेशन के साइंस उसमें दिखते तो वो अलग कास्ट का माना जाएगा। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में या अर्ली हिस्टोरिक पीरियड शुरू होने के बाद क्या होता है, ये जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होगी एंड बर्थ बेस्ड होगी। तो ये जो अर्ली सोसाइटी की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें कास्ट सिस्टम बर्थ बेस्ड ही थी। अगर मैं शूद्र हूँ तो मेरा भी लड़का शूद्र ही होगा किसी भी केस में, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता हो या चारों वेदों को पढ़ाने वाला हो, प्रीच कर सके, झूठ नहीं बोलता हो कभी, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण नहीं करार दिया जाएगा, वो शूद्र ही करार दिया जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनमें क्षत्रिय के गुण तो थे, लेकिन उनकी ओरिजिन क्षत्रिय वाली नहीं थी, वो अलग अलग कास्ट या अलग अलग ट्राइब से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे आपको उन वंश का नाम बताना, उन रूलर्स का नाम बताना जो एक्चुअल में क्षत्रिय थे अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जिनको क्षत्रिय माना गया है। क्या शक रूलर को क्षत्रिय माना गया है, या गुप्ता रूलर को क्षत्रिय माना गया है, या शुंग रूलर को क्षत्रिय माना गया है, या कर्ण रूलर को क्षत्रिय माना गया है? उत्तर आप कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे देंगे।
अगेन रिपीटिंग कमेंट बॉक्स में भी, चैट बॉक्स में भी, जितने भी लोग हैं। एंड आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको कंपटीशन के साथ अटेम्प्ट करने में। तो शक रूलर के बारे में हमने देखा था कि वो मलेच्छ थे, तो वो बाहर के आए, तो वो तो क्षत्रिय राजा हो नहीं सकते। शुंगों के बारे में देखा था और कर्व के बारे में देखा था। शुंग कौन थे? तो मौर्य जो लास्ट रूलर थे उनको असैसिनेट करके, हत्या करके पुष्यमित्र शुंग एक शुंग डायनेस्टी की स्थापना करेंगे जो कि मौर्य को सक्सीड करती है। ये कुछ दिन चलता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। उसके बाद कर्व डायनेस्टी आएगी। ये जैसे शुंग ने मौर्य को हटाया था, वैसे शुंग के भी लास्ट रूलर को ये जो कर्व है वो मार देते हैं एंड फिर इनकी सत्ता चलती है। तो ये दोनों ब्राह्मण थे, शुंग और कर्व एंड एक सातवाहन रूलर, ये तीनों ब्राह्मण थे। शक मलेच्छास ये सर्टल एशिया से आए थे। बस्ते कौन है? गुप्त। तो गुप्तों के बारे में बहुत सारे टेक्स्ट में मेंशन है कि दे वर क्षत्रिय। एंड ऐसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, आपको ये पता नहीं कि गुप्त क्षत्रिय थे या नहीं, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ये तीनों क्षत्रिय नहीं थे। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विद, हम किस ऑप्शन के साथ बचे हुए हैं? तो गुप्ता के साथ बचे हुए हैं। एंड एक्चुअली में गुप्ता को कहा भी गया है कि दे आर क्षत्रिय। जब आप समुद्रगुप्त के समय के इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे या कालिदास की रचनाओं को देखेंगे तो उसमें, या आप बाण भट्ट की रचनाओं को देखें, मृच कटिका में भी जिक्र है, तो वहाँ पे भी इनको क्षत्रिय माना गया है। तो दिस किंगडम वाज रूल्ड बाय द क्षत्रियस। उसके बाद हमारे पास 223वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ क्षत्रिय। हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम में क्या था कि जितने भी 4 वर्ण थे, वर्ण और जाति दोनों फर्क है। वर्ण 4 ही हो सकते हैं एंड एक वर्ण में बहुत सारी जातियाँ आ सकती हैं। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे जाति पे क्वेश्चन है, उस समय आपको जाति के ऊपर और भी चीज़ें बताई जाएंगी। तो क्षत्रिय के कौन से ऑक्यूपेशंस नहीं निर्धारित किए गए थे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के द्वारा कि भाई ये ऑक्यूपेशन क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, ये इसको नहीं करना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ क्षत्रिय? एडमिनिस्टर जस्टिस, न्याय प्रशासन, वेदों का अध्ययन करना या अनुष्ठान करना या युद्ध में शामिल होना। इन चारों में से कौन सी जो चीज़ थी वो क्षत्रिय को कहा गया था कि आपको नहीं करना, ये किसी और को करना है। जैसे हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम के अंतर्गत मनुस्मृति ने सबके लिए पेशे बताए थे। वैश्यों के लिए था कि आपको एग्रीकल्चर करना है, पैस्टोरलिज्म फॉलो करना है, ट्रेड करना है, या आपको वेदों को पढ़ना है। एंड वैसे ही शूद्रों के लिए भी था कि आपको बाकी लोगों की सेवा करनी है। तो क्षत्रिय के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस थे, उनके लिए भी काम असाइन किए गए थे। लेकिन इन चारों में से एक काम है जो उनके लिए असाइन नहीं करा गया था, जो उनको करने से मनाही करी गई थी। तो न्याय प्रशासन के बारे में तो हमने देखा था कि उनका काम ही था टू एडमिनिस्टर द जस्टिस, टू रूल द टेरिटरी, टू गवर्न द पीपल। तो ये तो क्षत्रिय के पेशे में आता, तो ये तुम्हारा आंसर हो ही सकता। वेदों का अध्ययन करना वॉज कंपलसरी फॉर वैश्य, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण, तो ये भी हमारा इनके एक पेशे में आता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। देन युद्ध में शामिल होना, अब क्षत्रिय है, युद्ध में शामिल नहीं होंगे तो दैट विल बी अनफेयर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अल्टीमेटली परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एक होता है एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस मतलब आप खुद यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उसकी अनुमति नहीं थी क्षत्रियों को। क्षत्रिय या वैश्य अनुष्ठान करवा सकते थे, लेकिन वो करेंगे कौन? मंत्रोच्चारण कौन करेंगे? ब्राह्मणास करेंगे। तो परफॉर्म सेक्रीफाइसेस वाज द ड्यूटी ऑफ ब्राह्मणास ओनली। बाकी ये जो वैश्य थे, ये जो क्षत्रिय थे, वो सेक्रीफाइसेस करवा सकते थे, अनुष्ठानों को आयोजित कर सकते थे। उनमें ब्राह्मण आके उन अनुष्ठानों को पूरा करेंगे। उन अनुष्ठानों को एक्चुअल में करने की जो जिम्मेदारी होती थी, करने का जो दायित्व होता था, वो ब्राह्मणों के ऊपर होता था, ना कि क्षत्रिय और वैश्यों के ऊपर। हाँ, वो ये कर सकते थे कि वो अनुष्ठान करवा सकते थे, दे कुड हैव ऑर्गेनाइज्ड द सिस्टम, लेकिन करने का अधिकार या अख्तियार उनका नहीं था। उसके बाद हमारे पास 224वां क्वेश्चन है कि डैश वाज द गुरु ऑफ पांडवास एंड कौरवास। अगेन इस चैप्टर में आपकी मैथोलॉजी बहुत चेक होगी कि आपको रामायण के बारे में, खासतौर पर महाभारत के बारे में कितनी चीज़ें पता है। पांडव और कौरवों के गुरु कौन थे? भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे या द्रोणाचार्य थे? कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। एंड अगर जो बहुत ही ज़्यादा ही माइथोलॉजी में निपुण है, उनको ये भी बताना है कि यहाँ पे 2 पर्सनैलिटी है ना, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, ये दोनों ना रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे। आपको ये बताना है कि ये दोनों किस टाइप के रिलेटिव थे, दोनों भाई थे या कोई और रिलेशन था? कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों ही रिलेटिव थे। एंड आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा था। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इनके गुरु कौन थे। तो भीष्म तो गुरु हो नहीं सकते क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई वो सत्ता चलाएं। विदुर की भी जिम्मेदारी थी, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी सत्ता में इन्वॉल्व थे, ये भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, तो ये दोनों तो माने हो ही सकते। कृपाचार्य कुछ हद तक दिनों तक गुरु रहते हैं पांडवों और कौरवों के, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि जब पांडव और कौरव बड़े हो रहे थे तो इनकी टैलेंट्स को देख के भीष्म पितामह ने कृपाचार्य से पूछा कि देखें अभी ये जो जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, एंड हस्तिनापुर उस जमाने का सबसे बड़ा एक जनपद हुआ करता था, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इनके लिए और कुशल एक आचार्य की खोज करनी चाहिए। कृपाचार्य थोड़े से स्पिरिचुअल ज़्यादा थे एंड थोड़े से वॉरफेयर में कम निपुण थे एज कम्पेयर टू द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य को खोजा जाता है। द्रोणाचार्य वॉज द ब्रदर इन लॉ ऑफ कृपाचार्य, वो कृपाचार्य के बहनोई थे। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य का इस हिसाब से कनेक्शन है।
तो यहाँ पे अगर द्रोणाचार्य की बात करें तो बहुत निपुण थे वो ज्ञान विद्या, चाहे विद्या की बात करें, शस्त्र की विद्या की बात करें या शास्त्र विद्या की बात करें, ग्रंथों की बात करें या हथियारों की बात करें, ये दोनों भी निपुण थे। फिर उनको कुछ दिनों तक पांडव और कौरव कृपाचार्य से पढ़ते, लेकिन फिर अगर अल्टीमेटली कहा जाए किसके शिष्य थे तो वो द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे। विदुर, कृपाचार्य और भीष्म पितामह तो ऑप्शन में आ ही नहीं। सो आगे बढ़ते हैं 225वें क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद शक रूलर रुद्रदमन के। रुद्रदमन नाम के शक शासक के साथ किस रूलर ने विवाह संधि की थी? आपके बुक में मेंशन्ड है ये टेक्स्ट। समुद्रगुप्त थे वो, क्या वो अशोका थे, क्या वो रुद्रसेन थे, क्या वो गौतमीपुत्र शतकर्णी थे? विवाह संधि आमतौर पे अपने आप को सशक्त करने के लिए, या अगर आप कह लें तो एक साम्राज्य मान लेते हैं, दो साम्राज्य ए और बी, तो ए और बी का ना बहुत लफड़ा होता है, कभी कभी ए इस पे अटैक करता है, कभी कभी बी इस पे अटैक कर देता है। तो इन्होंने सोचा कि एक मैरिज अलायंस कर लेते हैं, अपने घराने में से लड़का तुम दे दो, लड़की हम दे देते हैं, लड़की तुम दे दो, लड़का हम दे देते हैं, शादी करवा देते हैं। इससे क्या होगा कि हम दोनों आपस में एक कुटुंब बन जाएंगे, फैमिली बन जाएंगे, एंड देन वी कैन नॉट फाइट विद ईच अदर। तो उसके बाद हमारी लड़ाई में रुक जाएगी। एक तरीका तो ये होता था, एक मकसद ये होता था। दूसरा अपने आप को सशक्त बनाना। जैसा आपने दशरथ के बारे में सुना होगा तो उनकी 3-3 शादियां थी, तो ऑब्वियसली लोग इतनी शादियां करते क्यों थे? क्योंकि उनको सशक्त करना होता था। अगर आप दशरथ की वाइफ कैकेयी के बारे में जानेंगे तो वो एक अच्छे खासे किंगडम से आती थी, वो एक बहुत समृद्धशाली किंगडम से, बहुत पावरफुल किंगडम से आती थी, कैकेयी, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता। तो वहाँ से उन्होंने शादी करी थी खुद को सशक्त करने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे रूलर्स भी किया करते थे। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। रुद्रदमन का जो हमारा रूलिंग पीरियड है वो कुछ 130 से 150 एडी के बीच का, ठीक है। एंड समुद्रगुप्त हमारे आते हैं 4th सेंचुरी सी में। तो कोई ऐसा केस ही नहीं है कि किसी भी केस में समुद्रगुप्त के साथ रुद्रदमन का कुछ विवाह संधि का सीन भी बना होगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हमने एलिमिनेट कर दिया। अशोका भी सिमिलरली, अशोका बीसी में आते हैं, बीसी में भी 2nd सेंचुरी बीसी में, तो ये भी एलिमिनेट हो गए। रुद्रसेन कौन है? तो रुद्रसेन हमने देखा था कि समुद्रगुप्त की जो ग्रैंड डॉटर थी प्रभावती गुप्त, उनके हस्बैंड होते हैं वकाटा का रूलर। तो ये तो समुद्रगुप्त से भी बहुत बाद में आया, तो इनका तो रुद्रदमन के साथ कोई भी करेक्शन होगा नहीं। तो द ऑप्शन विच वी हैव लेफ्ट विथ इज गौतमीपुत्र शतकर्णी, एंड एक्चुअली में हुआ भी इन्हीं के साथ था। गौतमीपुत्र शतकर्णी का लड़का और रुद्रदमन की लड़की, इन दोनों का शादी, इन दोनों का विवाह होता है। एंड खास बात यह है कि विवाह इसलिए हुआ क्योंकि रुद्रदमन ने बहुत ज़्यादा ही जुल्म किए थे सातवाहनों के ऊपर, बहुत बार हराया। सातवाहनों के डिक्लाइन के पीछे, उनके पतन के पीछे सबसे ज़्यादा जो कारण है वो यही है, रुद्रदमन। आखिर में शतकर्णी ने क्या करा कि मैरिज अलायंस साइन कर लिया कि कुछ राहत मिलेगी, अल्टीमेटली राहत मिलती भी है, लेकिन फिर भी द मेन काउज बिहाइंड द डिक्लाइनेशन ऑफ सातवाहन रूलर्स वेयर द डिफीट्स बाय रुद्रदमन। रुद्रदमन के द्वारा जो उन्हें हार मिली है एंड जिस लेवल की ट्रेजेडी झेलने को मिलती थी, उसने बहुत कारण का काम किया इसके पतन में। सो दैट वाज अ सिनेरियो। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने एक शक रूलर के साथ जाके, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ये मलेच्छ होते हैं, मलेच्छों के साथ जाके इन्होंने मैरिज अलायंस साइन किया है। गौतमीपुत्र शतकर्णी, पूरे सातवाहन रूलर्स अक्सर ऐसी चीज़ें किया करते थे जिनके लिए ब्राह्मणिकल टेक्स्टों में मनाही करी गई है। जैसा हमने देखा था कि पहले तो ब्राह्मणिकल टेक्स्टों में इसलिए मनाही करी गई है कि आप ब्राह्मण है तो राजा नहीं हो सकते, एंड सतकर्णी बिलोंग टू सातवाहन डायनेस्टी, एंड ये सारे लोग ब्राह्मण ही थे। तो एक तो पहले यहाँ पे एक लॉ यहाँ पे डिफाई होता है। उसके बाद इन्होंने मल्टीपल शादियाँ करी, पॉलीगैमी को फॉलो करते थे, लेकिन शादियाँ जो करी वो कभी कभी अपने ही गोत्र में कर लेते थे। तो सगोत्र विवाह भी, इंडोगैमी इन द टर्म्स ऑफ गोत्र भी प्रोहिबिटेड था, ये भी उन्होंने कर लिया। मलेच्छों के साथ, आउटसाइडर्स के साथ, जिनको वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा गया है, उनके साथ विवाह पॉसिबल ही नहीं था, ये भी करके दिखा दिया। दैट वाज अ सिनेरियो। एंड रुद्रदमन कोई ऐसे वैसी पर्सनैलिटी नहीं थी, ये भी बहुत ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल थे, इनको अच्छी खासी पब्लिक में पॉपुलैरिटी मिली हुई थी। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे ये। ऐसा नहीं कि शक रूलर है तो इनको इंडिया की ट्रेडिशन से अवभा नहीं होगा, ये अवगत नहीं होंगे, ये बहुत अच्छे से अवगत थे, बहुत अवेयर थे ये। एंड इसीलिए अगर हम शक डायनेस्टी की बात करते हैं तो जो इन्होंने रूल करा था गुजरात, मालवा और सिंध के इलाके पे बहुत सालों तक, तो उसमें रुद्रदमन सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर रूलर थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 226 क्वेश्चन। द इंस्क्रिप्शन ऑफ मानसौर, मध्य प्रदेश में जो इंस्क्रिप्शन है उनमें किसकी कहानी दर्ज है? क्या उनमें सोनारों की कहानी है? क्या उनमें रेशमी बुनकर के बारे में बताया गया है? क्या उसमें लोहारों के बारे में बताया गया है? या उसमें खाना बदोश जो पशुपालक होते हैं, नोमैडिक, यानी कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उनके बारे में बताया गया है? मंदसौर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से पड़ता। अच्छा, जब ये इंस्क्रिप्शन डाला गया था तब इसका क्या नाम था ये भी आपको बताना। आज तो इसका वर्तमान नाम मंदसौर है, जैसे आज वर्तमान नाम पाटलिपुत्र का पटना है। एंशिएंट नेम क्या था? पटना था। ऐसे ही मंदसौर का भी एक एंशिएंट नेम था, जिस जमाने में इंस्क्रिप्शन वहाँ पे डाला गया था तो उसका कुछ और नाम हुआ करता था, मंदसौर नहीं हुआ करता था।
तो मंदसौर में जो इंस्क्रिप्शन हमें मिला है वो किस जाति का है। जाति हमने बताया था एक वर्ण के अंदर बहुत सारी जातियाँ हो सकती है। जब भी ब्राह्मणास किसी अन्य ऐसी उनकी कम्युनिटी से सामना होता था जिनको अभी तक उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज करा था, तो उनको वो लोग एक कम्युनिटी में, एक अलग जाति में डाल देते हैं। जैसे उन्होंने सामना किया एक ऐसी ट्राइब से जो सोने के आभूषण वगैरह बनाती है, हीरे के आभूषण बनाती है, तो उन्होंने उन सबको कलेक्टिवली सुवर्णकार नाम से एक जाति के रूप में डिजाइनेट कर दिया वैश्य वर्ण के नीचे, कि आप लोग वैश्य हैं, जाति आपकी स्वर्ण की है, मतलब सोनार की है, क्योंकि आप लोग एक गिल्ड में, मतलब एक ऑक्यूपेशन का काम करता है। सिमिलरली लोहार के बारे में भी यही चीज़ है, सिल्क वीवर्स के बारे में भी यही चीज़ है। कोई थे जिनके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, जैसे खाना बदोश पशुपालक हो गया, फॉरेस्ट में जो ड्वेल करते थे, तो उनके बारे में ज़्यादातर चीज़ें ब्राह्मणों को नहीं पता थी, क्योंकि ये लाइमलाइट्स में ज़्यादा नहीं आते थे। फिर भी इनको हमने कहा ना कि जो लोग इस वर्ण व्यवस्था में फिट हो जाते थे उनको मोस्टली एक्सेप्ट कर लिया जाता था। जो नहीं फिट होते थे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जाता था। जैसे निषाद थे, उन्होंने कभी भी जो ब्राह्मणिकल वर्ण व्यवस्था इसको कभी नहीं माना एंड ठीक उसके उल्टा सारा काम किया, तो उनको बारबेरियन कहा गया, उनको एनिमल लाइक कहा गया, कहा कि ये लोग पशु की तरह रहते हैं, इनको तमीज़ नहीं है, सभ्य नहीं है, सिविलाइज नहीं है। ऐसे ही मलिकचू के बारे में कहा गया, ऐसे ही जो लास्ट में आगे आपके टर्किश रूलर आएंगे, अफगानी रूलर्स आएंगे, उनके बारे में कहा गया, हुड आएंगे, उनके बारे में कहा गया। तो ये सारी ही लोगों को जो बाहर के ट्रेडिशन से आते थे या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को नहीं मानते थे, उनको वो लोग आउटसाइडर्स करार दिया करते थे कि ये लोग बाहरी हैं, ये हमारे कम्युनिटी के लिए वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं आते, ये लोग बाहरी हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ब्राह्मणों का ही इन्फ्लुएंस था। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी थी, बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस ना के बराबर था। मतलब ये जो स्कॉलर्स थे इनकी बातें नहीं चलती थी, कोई और बातें चलती थी। बट यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है वो किसका है, वो रेशमी बुनकरों का। हमने देखा था कि वो लोग माइग्रेट करते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, शायद राजस्थान से गुजरात से माइग्रेट करते हैं। लता नाम का जगह है, राजस्थान में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, आई एम कंफ्यूज बिटवीन दिस टू प्रोविंसेस। तो लता नाम की जगह से लोग माइग्रेट होते हैं। जिस राजा के अंतर्गत ये गुजर बसर कर रहे थे वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। उन्होंने सुना था कि मंदसौर का जो राजा है, मध्य प्रदेश भोपाल का जो राजा है, वो बहुत ज़्यादा केपेबल है एंड इज्जत करता है अपने कारीगरों की, अपने ताजरों की, इसीलिए वो लोग मंदसौर जाते हैं एंड वहाँ पे अपने बारे में बताते हैं कि कैसे हमारी कम्युनिटी में अलग अलग प्रोफेशंस के लोग भी रहते हैं। सारे लोग रेशमी कपड़ों के कारीगर नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बायोग्राफी रचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वॉरफेयर में इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खगोल शास्त्री है, जिनको तारों के विज्ञान में, आसमान कैसे चलता है, चंद्रमा कैसे होता है, टाइड्स कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो इससे हमें ये भी चीज़ें पता चलती है कि ज़रूरी नहीं कि एक जाति के लोग एक ही प्रोफेशन में काम करें, वो अलग अलग प्रोफेशन में भी काम कर सकते थे। तो दैट वॉज सिनेरियो। ये जो हमारे पास मंदसौर का इंस्क्रिप्शन है वो रेशमी बुनकरों का है एंड रेशमी बुनकर बहुत ज़्यादा मेहनती थे। जब पैसा वैसा ज़्यादा हो गया तो उन्होंने मंदसौर में ही एक छोटा सा सन टेम्पल बनवाया था। तो दैट इज़ द। उसके बाद हमारे पास 227वां क्वेश्चन की द प्ले ऑफ मिर्च कट्टिकम वॉज रिटन बाई मिर्च कट्टिकम नाम का नाटक किनके द्वारा लिखा गया था। इसी नाटक में कहा गया है कि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि जो वणिक होते हैं, जिनको आमतौर पर लोग व्यापारी नाम से डिजिग्नेट करते हैं, वो वैश्य होंगे। लेकिन इस नाटक में दिखाया गया कि वणिक कभी कभी ब्राह्मण भी होते थे। यहाँ पे एक पात्र है जिसके बारे में बताया गया कि वो ब्राह्मण वणिक है, यानी कि वो ब्राह्मण भी है लेकिन ट्रेड भी करता। वो है तो ब्राह्मण कास्ट वाइज लेकिन वो ट्रेड करता, ऑक्यूपेशन वाइज, प्रोफेशन वाइज। तो मिर्च कट्टिका इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा था क्योंकि देखिए जितनी भी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं सब में एक्सेप्शन है, सब में क्या एक्सेप्शन है। कोई भी ऐसी डायनेस्टी नहीं थी जिन्होंने सारे ही समय हमेशा पैटर्लिन को फॉलो करा या हमेशा मैट्रिलिनी को फॉलो करा है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेट्रोनॉमिक्स फॉलो करते थे लेकिन मैट्रिलिनी नहीं फॉलो करते थे। तो एक्सेप्शंस हिस्ट्री में आपको मिलेंगे क्योंकि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं एंड उन्हीं की गाथाओं को हम इतिहास कहते हैं। तो ऑब्वियसली जो हिस्ट्री है वो डायनेमिक भी होगी एंड बदलती भी जाएगी, अलग अलग भी होगी। तो द प्ले ऑफ मिर्च कट्टिका वॉज रिटन बाई कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रका एंड चारुदत्ता। इन चारों में से किसने ये जो नाटक है मिर्च कट्टिकम का इसको लिखा है? क्या वो कालिदास है, क्या वो बाणभट्ट है, क्या वो चारुदत्त है, या क्या वो शूद्रक है? तो करेक्ट आंसर विल बी, देखो बाणभट्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत दिनों बाद आए, तो हर्षवर्धन के समय में है। कालिदास कैन बी अ रीजन बट कैन बी अ ऑप्शन टू कंसिडर अबाउट, लेकिन ये भी हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आते हैं। एंड मिर्च कट्टिका कब लिखी गई है इसके बारे में कोई क्लियर डेट नहीं है, लेकिन इससे पहले लिखी गई है। कालिदास एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आने से बहुत पहले। कहा जाता है कि ये शायद प्रद्योत डायनेस्टी के रूलर के समय में लिखी गई है। उसके बाद शूद्रक हमारे पास आता है, शूद्रक और चारुदत्त दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, तो इनको देख ले एक बार। चारुदत्त वॉज एसोसिएटेड विद मिर्च कट्टिकम, ये मिर्च कट्टिकम से संबंधित जरूर है लेकिन वो मिर्च कट्टिकम के मुख्य पात्र हैं, चीफ कैरेक्टर है, लेखक नहीं है ये। तो लेखक हमारे पास कौन है? शूद्रक। कहा जाता है कि ये शायद फिक्शनल नॉवेल हो, इसके बारे में बाद में लोगों ने कहा लिखा हो एंड शूद्रक का नाम दे दिया हो। ये भी बहुत लोग मानते हैं कि शूद्रक ने एक्चुअली में लिखा था। तो चारुदत्त इस नाटक से संबंधित जरूर है लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है, लिखा शूद्रक ने।
बाण भट्ट ने किस चीज़ की रचना करी है? तो हर्षचरित की रचना की है, कादम्बरी की रचना की है। उससे भी पहले कालिदास ने क्या करा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे टेक्स्ट की रचना करी है। बहुत बड़े पोएट थे ये। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास के अलावा वारामीर होते थे, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट होते थे, मतलब बहुत सारे एक से एक जो काबिल तरीन लोग हैं वो वहाँ बैठते थे। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 228th क्वेश्चन की द पीपल हु हैंडल कॉर्प्सेस एंड डेड एनिमल्स वेर कॉल्ड की लाशों और मरे हुए जानवरों को संभालने वाले लोग क्या कहलाते थे? निषाद कहलाते थे, शूद्र कहलाते थे, चांडाल कहलाते थे या वणिक कहलाते थे? इन चारों में से किस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हम उन लोगों के लिए करते हैं जो लाशों को डिस्पोज करते थे, चाहे वो मरे हुए जानवरों की लाशें हो या पुरुषों की लाशें हो, महिलाओं की लाशें हो, आदम की लाशें हो, आदम मतलब आदमियों की लाशें हो, इनको जो डिस्पोज करते थे, संभालते थे, उनको क्या कहा जाता था? वणिक हमने देखा व्यापारियों को कहा जाता था, तो दैट कुड नॉट बी आंसर। निषाद हमने देखा था कि ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे एंड फॉरेस्ट के प्रोड्यूसर्स पे अपना गुजर बसर करते थे, उनको कहा जाता था, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। शूद्र एक वर्ण है, कोई एक कम्युनिटी तो है नहीं, तो ये भी हमारा एक आंसर नहीं हो सकता। चांडाल एक कम्युनिटी है जो इन कामों में लिप्त है कि जैसे किसी का कोई रिलेटिव नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो चांडाल की जिम्मेदारी है कि उसके लाश को डिस्पोज करें, उनको जला के उनका दाह संस्कार करें। तो चांडाल जितने भी इम्प्योर काम होते थे, इम्प्योर और प्योर कोई नहीं होता अकॉर्डिंग टू द दोज एरा टेक्स्ट। उस तरह के कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में जाएंगे तो इम्प्योर और प्योर कैटेगरी कामों की कैटेगरी बनाई गई कि ये सारे काम प्योर माने गए, ये सारे काम इम्प्योर माने गए। जैसे किसी को लटकाना हो फांसी पे, एग्जीक्यूशन, वो भी इम्प्योर माना गया, तो वो भी चांडाल करता था। किसी को अगर आप कह लें तो जलाना हो, किसी की स्ट्रेंजर की लाश मिली है तो उसको भी ये चांडाल ही जलाते थे। मरे हुए जानवरों को डिस्पोज करना हो तो ये काम भी वही करते थे। सो चांडाल उनको कहा जाता था, दोज हु हैंडल द कॉर्प्सेस एंड डेड एनिमल्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू सीरीज लेवल 1 ऑफ किंगशिप कास्ट एंड क्लास। यहाँ पे सिक्के का यहाँ पे आपके सामने तस्वीर दी हुई है एंड आपको बता दें कि यहाँ पे किस शासक के सिक्के की तस्वीर है, ये किस शासक के दौरान ये सिक्का रिलीज किया गया था। क्या कुषाण रूलर थे, क्या गुप्त रूलर थे, क्या मौर्य रूलर थे? एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आप इस सवाल को ना, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपने एग्जैक्ट आपको नहीं पता, लेकिन कुछ भी आपने अगर किंगशिप कास्ट एंड क्लास के बारे में पढ़ा या कुछ भी छोड़ा, पीछे सेकंड चैप्टर में जो हमने एमसीक्यू लिया उसके बारे में भी अगर आपने पढ़ा, तो यू कैन इजीली एलिमिनेट ऑल द रॉन्ग आंसर्स। आप जितने भी गलत उत्तर है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। शुरुआत करते एलिमिनेशन से। ये जो सिक्का है ये हमें ब्रॉन्ज का या आयरन का लग रहा है। कुषाणों के समय में सोने के सिक्के यूज करे जाते थे। कुषाणास वेर द फर्स्ट रूलर्स हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइनेज, ये आंसर नहीं हो सकता। गुप्ताज के समय में भी सिक्के जो थे सोने के होते थे एंड गुप्ताज के सिक्के बहुत प्योर क्वालिटी के होते थे, तो ये भी नहीं हो सकता। मौर्यन एम्पायर के समय में सिक्के इशू किए जाते थे, लेकिन दैट वर ऑफ पंच मार्क पॉइंट्स, किसी आकृति को दर्ज करवाया जाता था ठोक के, तो ये भी उस जमाने का सिक्का नहीं है। एंड ये जो चेहरा और एम्पायर का नाम डालने का चलन है वो इंडो ग्रीक्स के आने के बाद शुरू हुआ है। इस सिक्के में हम एम्पायर की तस्वीर डाल देंगे एंड उसका नाम डाल देंगे, उसकी मोहर डाल देंगे। तो ये जो है इंडो ग्रीक्स के आने के बाद शुरू हुआ। एंड द फर्स्ट किंगडम टू अडॉप्ट दिस कॉन्सेप्ट वाज द शकाज। यहाँ पे जो क्वाइनेज है वो किसी शक रूलर की, यहाँ पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो किसी शक रूलर की है एंड यहाँ पे उसका नाम दर्ज है, और भी शायद बहुत सारी चीज़ें दर्ज होंगी, लेकिन उस जमाने की हमारे पास स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने वाले लोग मौजूद नहीं है। सो दिस द शक रूलर इज डिपिक्टेड है, क्योंकि मॉडर्न रूलर के समय में तो चेहरे का कॉन्सेप्ट था ही नहीं एंड गुप्ता एंड कुषाणों में था, तो वो लोग सोने के कॉइन्स इशू करते थे, ना कि ब्रॉन्ज और आयरन के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 1 कि दिस इमेज हैज बीन फाउंड फ्रॉम, ये छवि कहाँ से मिलती है? क्या ये छवि गांधार से मिली है, मथुरा से मिली है, आई क्षेत्र से मिली है या पावापुरी से मिली है? आई क्षेत्र आपका बरेली के पास पड़ता है, दोस्तों डोंट नो, आई क्षेत्र यूपी में है, बरेली के पास पड़ता है। पावापुरी बिहार में है, मथुरा भी यूपी में है। गांधार हमारा अफसोस अफगानिस्तान में है। तो इन चारों में से किस जगह पे ये जो मूर्ति है, ये जो स्टोन स्कल्पचर है वो मिला है? इसमें आप देखेंगे तो महाभारत के एक दृश्य को दर्शाया गया है एंड ये कहाँ मिला? गांधार में, मथुरा में, आई क्षेत्र में या पावापुरी में? तो दिस स्कल्पचर हैज़ बीन फाउंड इन आई क्षेत्र, जो हमारे पास बरेली का इलाका उसके आसपास ये क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पे वो जो इमेज है जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मिली है। पावापुरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द जैन पिलग्रिम्स। गांधार भी बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मथुरा तो आप पता ही है, हिंदुज्म एंड जितने भी लोग थे सब वहाँ के एकत्रित होते थे। आई क्षेत्र जिले से हाईलाइटेड, तो ये जो जगह है यहीं पे ये जो आप इमेज देख रहे हैं, जो स्टोन स्कल्पचर जहाँ पे शायद लड़ाइयाँ हो रही है दो राजाओं के बीच या एक राजा एक प्रिंस के बीच, एंड उसका दृश्य यहाँ पे समझो गया, यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है। So this inscription, this image has been found from अहिछात्र, उत्तर प्रदेश। होप कि आपने लेवल 1 में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। नाउ स्टार्टिंग द लेवल 2। सो अब शुरुआत करते हैं लेवल 2 की। होप कि आपने लेवल 1 में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है एंड लेवल 2 में अगेन आपके सामने 5 क्वेश्चंस होंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हमने डाले हैं एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी इस सेशन में हमने डाले हैं। तो शुरुआत करते हैं।
231वें क्वेश्चन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ वर्ण एज पर द धर्मशास्त्र इज नॉट करेक्ट, कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो वर्ण का प्रोफेशन डिसाइड करा गया था उसके हिसाब से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, गलत है। यानी कि 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। वैश्य वेयर सपोज टू डू एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड, की वैश्य जो थे वो कृषि, पशुचारण और व्यापार करने वाले थे। द राइट टू स्टडी वेदास वॉज ओनली विथ ब्राह्मणास एंड क्षत्रिय, के वेदों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को होता था। ब्राह्मणास असर्टेड देयर दैट दिस ऑक्यूपेशन डिजाइग्नेशन, ये जो हमने व्यवसाय डिजाइनेट किया है ये आर्टिफिशियल है, हमने खुद से बनाया लेकिन एक्यूरेट है। ये व्यवसाय का जो पदनाम यानी कि डिजाइग्नेशन हुई है कि भाई आपको ये करना है, हमें ये करना है, उसको ये करना है, ये चीज़ें बनाई तो हमने खुद से है लेकिन ये एक्यूरेट है, बहुत एप्रोप्रिएट है, बहुत उपयुक्त है। चौथा स्टेटमेंट, शूद्र वेर सपोज टू सर्व अदर 3 वर्णास, की शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करने वाले थे। इन 4 में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, यानी कि वो गलत है, वो आपको बताना है। केवल 4 यानी कि केवल चौथा स्टेटमेंट या दूसरा तीसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा चौथा तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, या 1 2 3 4 ऑल ऑफ द एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इस केस में आप डी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, एंड अगर आपने नहीं किया है तो डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड द चैट बॉक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट डाला हुआ है, बहुत ईजी है। लेकिन जब भी आप ऐसे करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनते हैं तो 1-2 चीज़ों में आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो ये बहुत स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, एसर्ट करने वाले, मतलब जोर दे के जो चीज़ बताते हैं कि नेवर, ये काम कभी नहीं करता, या ओनली, ये बस यही करता, तो ये सारे स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होते हैं। अगर हमने ओनली लगा दिया तो ये स्टेटमेंट स्पेसिफिक हो गया। द राइट टू स्टडी वेदास वॉज ओनली विद ब्राह्मणास एंड क्षत्रिय, अगर हमने इसके अंदर ओनली लगा लिया यानी कि अब ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा कोई वेदा नहीं पढ़ सकता, चाहे यजुर्वेदो सामवेदो कोई नहीं पढ़ सकता, ये स्टेटमेंट लिमिट कर देता है, स्पेसिफिक बना दिया। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। तो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत क्योंकि ब्राह्मणों और वैश्यों के अलावा, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अलावा वैश्य को भी अधिकार था कि वो भी वेदों को पढ़ सके एंड सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करवा सके। एंड पहला स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें भी ऐसा ही एग्जाम्पल लेके देखेंगे। वैश्य वेर सपोज टू डू एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड, कि वैश्य जो है वो कृषि, पशुचारण और व्यापार करने वाले थे, एकदम सही है। लेकिन क्योंकि ये तो वही है ना, ऐसी चीज़ तो डिजिग्नेट करी गई थी कि आपको व्यापार करना है, आपको पशुपालन करना है, आपको दुग्ध उत्पादन करना है, आपको एग्रीकल्चर करना है, एंड इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, वेदों को पढ़ना है, सेक्रीफाइसेस करवाना है, गिफ्ट देना, ये भी है। लेकिन हमने यहाँ पे ओनली नहीं लगवाया। अगर हमने यहाँ पे ओनली लगा दिया होता तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता, क्योंकि एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड के अलावा भी तो वो काम करते थे ना, वेदों को पढ़ते थे, उपहार देते थे, एंड आप कह लें तो आप सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाते थे, अनुष्ठान करवाते थे, तो ये भी तो उनके काम है, ये भी तो उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो अगर यहाँ पे हमने ओनली नहीं लगा, दैट मीन्स क्या कि अभी तक की जो स्टेटमेंट है ये ओपन है, ब्रॉड है। अगर हमने इसमें ओनली लगा दिया तो ये स्पेसिफिक हो गया। फिर तब हमें ये जांच करनी पड़ेगी कि क्या ये केवल एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड ही करते थे। अभी हमें देखना है कि अच्छा ये तीनों तो करते थे तो सही है, अब इसके अलावा जो करते थे उसका मेंशन है या नहीं है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ओनली लिया होता, अगर यहाँ पे ओनली दिया होता, देन वी हैव टू चेक कि ये केवल इन्हीं तीनों फंक्शन को करते हैं और ही फंक्शंस को करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ओनली नहीं दिया हुआ तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ऐसे तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं कि ब्राह्मणास असर्टेड दैट दिस ऑक्यूपेशन डिजाइग्नेशन वाज आर्टिफिशियल बट एप्रोप्रिएट। ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो हमने ऑक्यूपेशन डिजाइग्नेट करके दिया है कि भाई ब्राह्मणों का काम है कि भाई वेदों को पढ़े एंड पढ़ाएं, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाए भी एंड करे भी, उपहारों को ले एक्सेप्ट करे, स्वीकार करें, उपहारों को दे। क्षत्रिय का ये काम है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, आपको रूल करना है, आपको वॉरफेयर करनी है, आपको वेदों को पढ़ना है, आपको अनुष्ठान करवाना है, उपहार देना, ब्राह्मणों को खदमत करनी है उनकी। कमोबेश यही सारे काम वैश्य के हैं, एक्सेप्ट ये रूलिंग वाला जो काम होता है उसके जगह पर उनको कहा गया कि आप ट्रेड करें, पेस्टोरलिज्म करें, एग्रीकल्चर करें। शूद्रों को कहा गया कि आपको वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल हफ्तीनों की सेवा करें। तो ये जो ऑक्यूपेशन डिजाइग्नेशन है ये कि कृत्रिम था, ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग ये कृत्रिम नहीं था, ये डिवाइन ओरिजिन है इसकी। ये तो पुरुष सुक्तम से ओरिजिन हुआ है ना, कि उन्होंने कहा कि भाई मुख से हमारे ब्राह्मण निकले हैं, बाजू से क्षत्रिय निकले हैं, जांघों से वैश्य निकले हैं, एंड पैर से शूद्र निकले हैं। वही से ये सारी जो सोशल डिफरेंसेस है उनका जड़ तो वहीं से है ना। तो ब्राह्मण बार बार हमने कहा था कि जो भी ये जो कास्ट सिस्टम से जुड़ी चीज़ें थी उनको इन्फोर्स करवाने के लिए ब्राह्मण बार बार ये कहते थे, ब्राह्मणास मतलब स्कॉलर्स, यहाँ पे अगेन किसी जाति विशेष की बात नहीं करी जा रही, वो ये कहते थे कि ये जो कास्ट सिस्टम है एंड इसके अंदर जो भी ऑक्यूपेशन डिजाइग्नेशन मैंने करा है दैट इज ऑल डिवाइनली ओरिजिनेटेड। ये सब ऊपर से आया है, हमने खुद से कुछ भी नहीं करा। नथिंग इज आर्टिफिशियल, नथिंग इज मैन मेड है। कुछ भी चीज़ यहाँ हमने खुद से नहीं बनाई है, सारी चीज़ें ऊपर से है। ऋग्वेद में मेंशन है या यजुर्वेद में मेंशन है या हमने पुराणों में देखा है।
सो दिस इज द सिनेरियो। ब्राह्मणों ने कृत्रिम रूप से इसको नहीं स्वीकार किया था। ब्राह्मणों ने कहा था कि ये जो है डिवाइन ओरिजिन है, देवीय उत्पत्ति हुई है इसकी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। दूसरा तीसरा गलत है। चौथा अगर देखें तो शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करने वाले थे, दिस इज करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे दिया गया कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बाकी की तीनों ऑप्शन एलिमिनेट होगा। इसके बाद हमने अगले क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए जाएंगे, 3 या 4, आपको उन कथनों को पढ़ना है, देन बताना है कि कौन सा जो कथन है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। दोज हु ड्वेल्ड इन फॉरेस्ट वे टर्म्ड एज मलिक्षास बाय ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की ब्राह्मणवादी ग्रंथों में ऐसे लोग जो वनों में विचरित करते थे, मतलब वनों में निवास करते थे, वनों के फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे सर्वाइव करते थे, इनको मलिक्ष कहा जाता था। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि एकलव्य बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ निषाद, की एकलव्य निषादों के समुदाय से आते हैं। एकलव्य के बारे में आपने पढ़ा होगा जब द्रोणाचार्य की कहानी देखी थी कि कैसे वो सिखाने से मना कर देते हैं कि वो छतरी नहीं थी इसलिए आपको सिखाया नहीं जाएगा। देन ही वर्क सो हार्ड एंड वो बहुत ज़्यादा निपुण हो जाते हैं अल्टीमेटली इस हिसाब से कि अर्जुन से ये ज़्यादा आगे न बढ़ जाए, इसलिए उन्हें गुरुदक्षिणा के तौर पर उनसे उनका अंगूठा मान लिया जाता है द्रोणाचार्य के द्वारा। तीसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज जस्ट एज द नंबर ऑफ वर्णास वर लिमिटेड सो एज देयर वाज रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातिज टू, कि जैसे हमने वर्ण व्यवस्था में देखा था कि 4 ही वर्ण हो सकते हैं, वैसे ही जाति में भी नंबर ऑफ जातिज पे लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन थे कि इससे पार नहीं जा सकता, प्रतिबंध था जाति की संख्याओं पे। चौथा स्टेटमेंट की हिडिम्बा वॉज अनिशादी वुमेन, इन चारों में से कौन सा गलत है? क्या केवल तीसरा गलत है या पहला तीसरा दोनों गलत है, या दूसरा तीसरा चौथा तीनों ही गलत है, या पहला तीसरा चौथा ये तीनों गलत है? आपको बहुत सोच समझ के ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है, देन हमें बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो गलत है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट शुरुआत करते हैं। जो लोग वन में निवास करते थे उनको निषाद कहा जाता था, मलेक्ष नहीं कहा जाता था। मलेक्ष किनको कहा जाता था? ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं, जो सेंट्रल एशिया से आए हैं, जो पर्शिया से आए हैं, जो यूरोप से आए हैं, जो मंगोलिया चाइना से आए हैं, जिनको संस्कृतिक ट्रेडिशन के बारे में, वैदिक ट्रेडिशन के बारे में, संस्कृत लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, लाइक शकास हो गए, कुशान हो गए, ये सारे हमारे कौन है? मलेक्ष हो गए। एंड आगे चल के जब टर्किश रूलर्स आएंगे, अब मंगोल्स आएंगे, अफगान आएंगे, तो उनको फिर उनको फिर मलेक्ष कहा गया। तो जो लोग वनों में निवास करते थे उनको निषाद कहा जाता था, मलेक्ष नहीं कहा जाता था। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन केवल ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में, तो हमारा आंसर या तो बी होगा या ऑप्शन डी होगा। उसके अलावा एकलव्य निषाद समुदायों से थे, दैट इज करेक्ट, ये निषाद समुदायों से थे, तो ये जो स्टेटमेंट हमारा ये सही है, तो इसको तो हमें चुनना ही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में उसके हमें डिस्कार्ड कर देना। तीसरा स्टेटमेंट की जैसे वर्णों की संख्या पे प्रतिबंध था वैसे ही जातियों की संख्या पे भी प्रतिबंध था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वर्ण जैसा हमने कहा था कि 4 ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जातियां अनगिनत हो सकती थी, जातियों के नंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए थे। ब्राह्मण या कोई भी नई जातियों के संपर्क में जब भी आता है, ऐसे लोग जो एक प्रकार के ऑक्यूपेशन में लिप्त हैं एंड एक प्रकार की चीज़ों को कर रहा, उनको वो अलग जाति के नाम से डिजाइनेट कर देते थे, जैसे लोहार हो गया, सुनार हो गया, ऐसे करके जातियों के नाम से। जरूरी नहीं था कि एक जाति के लोग एक ही काम करें, बहुत बार अब जाति के तो सुनार है लेकिन वो लोग क्या कर रहा है? वॉरफेयर का काम कर रहा है, वो लोग लड़ाइयों में निपुण हो रहा है, वो अब सेना में जाएंगे, जंगजू बनेंगे। तो ज़रूरी नहीं था कि एक कम्युनिटी या एक जाति के लोग एक ही काम करें। काफ़ी बार होता था कि बहुत सारे लोग अलग अलग काम भी करते हैं, जैसे हमने रेशम के जो बुनकर्स हैं, रेशम के जो बुनकर थे, सिल्क वीवर्स, मंदसौर में जो इंस्क्रिप्शन उसमें हमने देखा था कि वहाँ बताया गया था कि हैं तो सब एक ही जाति के एंड सब एक ही गिल्ड के। जातियों में जो लोग एक साथ एक ही काम करते थे उनको गिल्ड में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था, ताकि ये लोग एक साथ प्रोडक्शन करें एंड फिर ये लोग साथ प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या? जब सारे ही लोग एक साथ मिलकर प्रोडक्शन करते हैं तो रिसोर्सेज इनपुट्स लगाना हो, सारे लोग खर्चा बेयर कर लेंगे एंड आउटपुट भी जब आएगा तो सारे लोग प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, या अगर लॉस हुआ तो लॉस शेयर कर लेंगे। तो किसी भी एक आदमी पे कमर तोड़ बर्डे नहीं पड़ती है। तो गिल्ड में ऑर्गेनाइज करके सारे लोग इनपुट्स वगैरह रिसोर्सेज प्रोक्योर करवा लेते थे एंड सामानों को बेच दिया करते थे। एंड बहुत बार ऐसा होता था कि गिल्ड में से भी कई लोग दूसरे ऑक्यूपेशन को अपनाते थे। ज़रूरी है कि गिल्ड में जितने भी लोग हैं सब जन्मजात या उनकी आने वाली जनरेशन भी उसी ऑक्यूपेशन के पीछे लगी रहे, ऐसा कोई भी रिजिड या इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। सो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, जातियों की संख्या पे कोई प्रतिबंध नहीं था। सो हमारा करेक्ट आंसर या तो बी होगा या डी होगा, क्योंकि बी और डी दोनों भी 3 का मेंशन है, सी में है लेकिन सी में 2 स्टेटमेंट का भी मेंशन है, दूसरे स्टेटमेंट का भी मेंशन है। अब बात करते हैं चौथे स्टेटमेंट की। हिडिम्बा एक निषाद महिला थी, तो दैट इज करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, ये गलत है। हिडिम्बा निषाद महिला नहीं थी, हिडिम्बा एक राक्षसी थी, हिडिम्बा एक राक्षसी थी, तो हिडिम्बा निषाद नहीं थी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो गया? 1, 3 एंड 4। तो हमारे पास आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 3, 4 स्टेटमेंट का जिक्र इस ऑप्शन में किया गया। हिडिम्बा वॉज नॉट निषादी वुमन, शी वॉज
आप कह लें तो वो एक राक्षसी थी जिनका विवाह होता है भीम के साथ, जो पांडव थे। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जर्प्ट है, आपको बताना है कि इस एग्जर्प्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पहले तो आप एग्जर्प्ट को पढ़े। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बोधिसत्व में तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे, ऐसा माना जाता था कि वो इस जन्म में तो निर्वाण नहीं लेंगे, ठीक है। वो निर्वाण प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करते थे, लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, सर्विस के लिए वो लोग फिनांस करते थे एंड धर्म के रास्ते को अख्तियार करते थे। ऐसा माना जाता था कि ये लोग अगले जन्म में बुद्ध बनेंगे। तो एक बार ऐसे ही बोधिसत्व जो है वो चांडाल, मतलब दे आर ऑन द पाथ ऑफ बुद्धहुड, वो अभी रास्ते पे है बुद्ध बनने के। तो एक बार एक बोधिसत्व होते हैं जो बनारस के बाहर उनका जन्म होता है, सिटी के बाहर, चांडाल के रूप में। तो चांडाल के बारे में तो हमने देखा ही था कि इनको शहरों में रहने की इजाज़त तो थी नहीं, तो ये तो बाहर में ही रहेंगे। तो एक बार ये जो है वो किसी काम से कारणवश आप शहर में जाते हैं, उनकी मुलाकात जो है दित्था मंगलिका नाम की एक व्यापारी के पुत्र से होती है। ही इनकाउंटर्ड दित्था मंगलिका द डॉटर ऑफ अ मर्केंट, एक व्यापारी की पुत्री होती है वो। एंड फिर जब दित्था मंगलिका उनको देखती है, वो पहचान जाती है कि चंडाल है, तो वो चिल्लाती है कि आई हैव सीन समथिंग इनऑस्पिशियस, कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। एंड यह कह के वो चिल्लाते हुए चली जाती हैं, अपनी आंखों को धोती है। इसके बाद की कहानी आपको पता है, बहुत नाराज़ होते हैं ये जो मातंग नाम के चांडाल है। एंड उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि कैसे अपने पुत्र को इंसल्ट करते हैं जब वो इनको खाना नहीं परोसता है। तो आपके यहाँ पे बताने कि ये जो मातंग की कहानी है वो कहाँ से ली गई है। दिस सोर्स, ये जो सोर्स हमने बताई, दिस सोर्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पंचतंत्र। क्या ये पंचतंत्र से लिया गया है? क्या ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है? क्या ये जातक कथाओं से लिया गया है? क्या ये गरुड़ पुराण से लिया गया है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। जातक कथाएं, गरुड़ पुराण, मुंडक उपनिषद या पंचतंत्र। मुंडक उपनिषद, गरुड़ पुराण हिंदुज्म से रिलेटेड है, तो बोधिसत्व का तो यहाँ पे कोई भी जिक्र ना के बराबर हो सकता है। पंचतंत्र उतना बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस नहीं है जितना जातक कथा है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी जातका टेल्स। एंड ये जो कथा है वो मातंग जाटका की है, मातंग जाटका। ये जाटका टेल का ही एक पार्ट है, जातक की कथाओं की एक कहानी है, जिसमें बताया गया कि कैसे एक चांडाल जो है वो बोधिसत्व बनने वाले, मतलब बोधिसत्व वो चांडाल होते हैं। एंड वो जब एक व्यापारी की पुत्री को देखते हैं वो नाराज़ होती है। अल्टीमेटली वो इतनी तपस्या करते हैं, बाहर वापस आकर उनसे ब्याह करेंगे। फिर वो ब्याह करके एक पुत्र होता है, फिर वो चले जाते हैं। फिर वो पुत्र उनको पहचान नहीं पाता एक बार जब आते हैं घर तो। एंड वो पुत्र उनको खाने से, मतलब खाना खिलाने से इनकार कर देता है। फिर वो आकाश में विलीन हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। एंड जब ये दित्था मंगलिका जो उनकी वाइफ है, पत्नी है, वो जब उनको खोजे जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि मेरे खाने में से, मेरे प्लेट में से जो जूठन है वो तुम ले जाओ, एंड तुम्हारा पुत्र जिन ब्राह्मणों को खाना खिलाता उनको उनके थाली में परोसना, एंड तुम अपने बेटे को भी खिलाना। सो दैट इज अ सिनेरियो। उनका जो लड़का था वो 3 वेदों का ज्ञाता था एंड तकरीबन 16,000 ब्राह्मणों को डेली खिलाया करता था बनारस में। 234वां क्वेश्चन, ये भी अगेन चांडाल से रिलेटेड होगा कि इनके बारे में कौन सा कथन यहाँ जो भी मेंशन है वो गलत है। दे हैड टू लिव आउटसाइड द सिटी, कि उनको शहर के बाहर रहना पड़ता था। दे वर बेग्ड क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स, की वो कपड़े और गहने भीख मांगते थे। दे वर सपोज टू डिस्पोज द बॉडी ऑफ दोज हु हैव नो रिलेटिव्स, की वो उन लोगों के शरीरों को निपटाते थे, मतलब उन लोगों के शरीरों का वो करते थे, मतलब जलाते थे, दाह संस्कार करते थे जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता था। दे वर नॉट अलाउड टू वॉक इन द सिटीज़ एंड विलेजेस एट नाइट, की उन्हें रातों में शहरों और गाँव में चलने की कोई भी इजाज़त नहीं थी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनमें चार में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, गलत है। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था, वो कपड़े और गहने भीख मांग के पहनते थे। उन्हें उन लोगों के शरीर का, मतलब मृत शरीर का, ऑब्वियसली मृत शरीर, जिंदा शरीर थोड़ा ना होगा, उनका निपटान करना पड़ता था जिनके कोई रिश्तेदार नहीं है। एंड उन्हें रात में शहरों और गाँवों में चलने की अनुमति नहीं थी। केवल तीसरा स्टेटमेंट अगर देखें तो ये सही बात है कि उन्हें इन लोगों का डिस्पोज करना पड़ता था, उनकी बॉडी, जिनके कोई रिलेटिव नहीं है। एंड एक्चुअली बहुत बढ़िया काम है। कोरोना के काल में मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग थे जिनके कोई रिलेटिव नहीं थे या किनके सारे रिलेटिव की जाने जा चुकी हैं, तो कोई इनको डिस्पोज करने वाला नहीं था, उनको नदियों में फेंक दिया गया, ऐसे ही कहीं पे दहा दिया गया। तो अगर ऐसा लोग काम करते हैं तो उन्हें नीची नज़रों से नहीं देखना चाहिए। हमारे इधर बहुत सारे NGOs थे जिन्होंने ऐसे कामों को किया कि जहाँ पे ऐसे लावारिस लाशें आती थी कोरोना के टाइम में, तो वो लोग उसको डिस्पोज कर दिया करते थे, दफना दिया करते थे या जला दिया करते थे। कोरोना के समय में तो सबसे बढ़िया होता है कि जला ही दिया जाए। तो वो लोग चाहे, क्योंकि रिलीजन के तो पहचान कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वो तो लावारिस लाश है, तो वो लोग उसको दाह संस्कार कर देते थे, जला दिया करते थे, क्रीमेट कर दिया करते थे। सो ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। चांडाल ऑब्वियसली वो करते थे ये काम, क्योंकि ये इम्प्योर माना जाता था, ये काम इम्प्योर माना जाता था एंड ये चांडालों को करना था, तो ये काम करते थे वो लोग, तो ये स्टेटमेंट तो गलत नहीं है। उसके बाद पहला स्टेटमेंट कि उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो इन स्टेटमेंट्स में ऐसे स्टेटमेंट को खोजना है जो गलत है। तो सही है, क्योंकि हमने देखा था कि जो चांडाल है एंड वो बोधिसत्व है, बुद्धा बनने वाले हैं, फिर भी वो शहर के बाहर रह रहा है, क्योंकि उन्हें शहर के अंदर रहने की अनुमति नहीं थी।
तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद वो कपड़े और गहने भीख मांगते थे, दैट इज़ इनकरेक्ट। वो कैसे कपड़े पहनते थे? जो मुर्दा जलाते थे ना, तो मुर्दा जलाते वक्त जो कपड़े निकाल लिए जाते हैं वो उन कपड़ों को पहनते थे। एंड गहने मतलब लोहे से बने हुए गहने वो पहनते थे जो उन्हीं के मुर्दों के आभूषणों वगैरह से निकाले जाते थे। तो कपड़े और गहने भीख नहीं मांगते थे, वो वही मुर्दों से लेते थे। एंड गहने शायद वो मुर्दों से लेते थे या नहीं लेते थे, लेकिन कपड़े तो भीख नहीं मांगते थे। तो कपड़े अगर वो भीख नहीं मांगते थे, यहाँ पे लिखी गई चीज़ है कि दे बेग्ड द क्लॉथेस, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दैट मीन्स कि थर्ड स्टेटमेंट जो हमारा, सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा वो गलत है। चौथा स्टेटमेंट भी सही है कि उन्हें शहरों में या गाँव में रातों में चलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि रात में उनको देख के लोग डर जाते। तो इसीलिए यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये पहला तीसरा चौथा ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। यानी कि वो कपड़े भीख मांग के नहीं पहनते थे। जो मुर्दों को जलाया जाता था उनसे पहले जो कपड़ों को डिस्पोज किया जाता था, जो उनके पुराने कपड़े होते थे, उन्हें ऑर्डर मिला था कि ये कपड़े चांडाल पहनेंगे। तो दिस इज अ सिनेरियो, वो भीख मांग के कपड़े नहीं पहनते थे। अब 235वें क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा लेवल 2 का। दिस इज एन स्टोन स्कल्पचर, ये एक पत्थर की मूर्ति है। कहाँ पे पाई गई है उसका नाम आपको पहले बताना है। एंड इस संरचना का केंद्रीय चरित्र क्या है, यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो सीक्वेंस से बताना है। पहले तो जगह का नाम होगा, उसके बाद कैरेक्टर का नाम होगा। तो क्या ये जगह कपिलवस्तु में पाई गई है एंड सेंट्रल जो कैरेक्टर है वो किंग है? क्या ये जगह कुशीनगर में पाई गई है एंड जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो शूद्र है? क्या ये जो मूर्ति है वो गांधार में पाई गई है, जैसे ये मूर्ति कुशीनगर में पाई गई थी कपिलवस्तु में जैसा ऑप्शन था, वैसे ये क्या ये गांधार में पाई गई है? एंड यहाँ पे जो भिक्षुक है वो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। आर्म्स मैन का है, मेंडिकेंट्स का है, बात बराबर ही है। एंड क्या ये जो मूर्ति है वो पेशावर में पाई गई है एंड जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो चांडाल है? सो दिस इज स्टोन स्कल्पचर फाउंड इन डैश एंड द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, आपको करेक्ट ऑप्शन हमें चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में बताना है। डू शेयर दिस वीडियो, आप इस वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके और भी दोस्त आ सके एंड और भी थोड़ा सा कंपटीशन का माहौल हो सके, ताकि और भी आप ज़्यादा सीख सके, क्योंकि कंपटीशन से आदमी सीखता ही है। इस हिसाब से आप सीखते हैं एंड एक दूसरे को चीज़ें बताते हैं, वो जान के हमें एज अ टीम बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं दिखती है, तो इट इज़ वेरी फुलफिलिंग। तो ये जो तस्वीर है, जो स्टोन स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, वो गांधार में पाई गई है। गांधार अफगानिस्तान में पड़ता है। एंड ये एक मेंडिकेंट्स की है। ये एक मेंडिकेंट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं भिक्षुक की है, वो पात्र लेके, यहाँ पे भिक्षा पात्र लेके वो किसी से मांग रहा है। प्रोबेबली ये शायद कोई रूलर होंगे, इनसे वो भिक्षा मांग रहा है। तो सेंट्रल कैरेक्टर इज आर्म्स मैन या भिक्षुक कह लें। एंड दिस स्टैचू, दिस स्टोन स्कल्पचर हैज बीन फाउंड इन गांधार। गांधार हमारा अफगानिस्तान में है। सो दिस इज ऑल इन द लेवल 2। अब लेवल 3 की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पे अगेन हमारे पास 5 क्वेश्चन होंगे। होप कि आपने लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करा होगा एंड बहुत ही बखूबी से अपने जवाबों को कमेंट बॉक्स में एंड चैट बॉक्स में लिखा होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 236। 236वें सवाल से शुरुआत करते हैं। एसर्शन रीजन का है। अभिकथन में क्या कहा गया है कि कुछ जातियों के लोगों ने वर्ण व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया। पीपल ऑफ सम जातीज डिड नॉट फिट इनटू द वर्ण सिस्टम, वो फिट नहीं हो पाए, वो प्रवेश नहीं कर पाए। रीजन का स्टेटमेंट है ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता के कारण देयर आर मेनी कम्युनिटीज हुज प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल आइडियाज। ऐसे कई सारे समुदाय थे जो ब्राह्मणवादी विचारों से प्रभावित नहीं थे। पहले दोनों ही स्टेटमेंट को चेक करना है, सत्यता की जांच करनी है, देन आगे प्रोसेस में बढ़ना है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए and R are true and R is not the correct explanation of A. A is true but R is false, R is false but R is true. इन चारों में से कोई एक सा ऑप्शन होगा, आपको कमेंट बॉक्स में एंड चैट बॉक्स में दोनों ही जगहों पे जवाब देना है। कुछ जातियों के लोगों ने वर्ण व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया था एंड भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता के कारण में ऐसे कई सारे समुदाय थे जो ब्राह्मणवादी विचारों से प्रभावित नहीं थे। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल आइडियाज। सबसे पहले असर्शन एंड रीजन के स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पढ़े एंड देन चेक द ऑथेंटिसिटी कि भाई इनकी सत्यता कितनी है, ये गलत है या सही है, सही है या गलत है। असर्शन के स्टेटमेंट को अगर देखें तो ये सही है। बहुत सारी जातियाँ थी जो फिट नहीं हो पाई, जैसे निषादों के बारे में हमने देखा, जैसे चांडालों के चांडाल तो खैर थे हमारे पास, जैसे मलिक्षों के बारे में देखा था। तो ये सारे लोग ये सारी जो जातियाँ थी, कम्युनिटी थी, वो फिट नहीं हो पाई वर्ण व्यवस्था में। क्यों नहीं फिट हो पाई, उसके पीछे रीज़न क्या था? तो रीज़न का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर देखते हैं अगर ये सही रीज़न है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं सही रीज़न है तो व्हाट विल बी द करेक्ट रीज़न। रीज़न में दिया गया है ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट देयर वर मेनी कम्युनिटीज हुज प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल आइडियाज। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी थी जिनकी प्रैक्टिस जो है ब्राह्मणिकल आइडियाज से प्रभावित नहीं थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है
एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये अभिकथन को सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है क्यों बहुत सारी जातियाँ वर्ण व्यवस्था के पिरामिड के अंदर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था क्रिएट किन्होंने करा था? उन लोगों ने जिन्होंने ऋग्वेद धर्मशास्त्रों को लिखा, जिन्होंने मनुस्मृति को लिखा। वो है कौन? स्कॉलर्स हैं, ब्राह्मण्स हैं। तो बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी थी जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स को नहीं मानती थी, तो ऑब्वियसली उनको आउटसाइडर करार दिया जाएगा। जैसा हमने देखा था कि मलेच्छों को या निषादों को आउटसाइडर या बारबेरियन या एनिमल लाइक, ये पशु की तरह रहते हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, ऐसे नामों से पुकारा जाता था। तो दीज कम्युनिटी वेर नॉट अलाउड टू गेट फिटेड इनटू द वर्ण सिस्टम। इसको वर्ण सिस्टम में नहीं डाला गया था ओनली बिकॉज इनकी जो ट्रेडिशंस थे, इनके जो आइडियाज़ थे वो ब्राह्मणिकल आइडियाज से मिलते जुलते नहीं थे। ऐसे बहुत सारे समुदाय थे जो ब्राह्मणवादी विचारों से प्रभावित नहीं थे। साउथ इंडिया में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को अपोज करती थी या अलग अपना कुछ मानती थी, तो उनको भी जाति सिस्टम के अंदर, वर्ण व्यवस्था में जो स्पेसिफिक जाति है उसमें नहीं डाला गया था, क्योंकि ये सारी अननोन जातियाँ हैं। जब इनसे इनकाउंटर होगा तो ब्राह्मणों के पास अब एक ही ऑप्शन है कि इनको वर्ण सिस्टम में डाला जाए या ना डाला जाए। इनको वर्ण सिस्टम में डाला जाए या ना डाला जाए, दैट विल डिपेंड अपॉन देयर प्रैक्टिसेस, कि वो किस तरीके के प्रथाओं का, किस तरीके के रिचुअल्स को मानते हैं। तो वो ऐसे रिचुअल्स को मानते थे जिनको ब्राह्मणवादी विचारधाराओं में अपोज किया गया है। दे यूज्ड टू फॉलो इंडोगैमी, वो इंडोगैमी फॉलो करते थे। वो सांस्कृतिक ट्रेडिशन को नहीं मानते थे, वो सगोत्र विवाह भी कर लेते थे। सो दैट इज द सिनेरियो। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. This will be the correct answer। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ण सिस्टम पुट अनटचेबल एट द बॉटम ऑफ सोशल हायरार्की, कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक पदानुक्रम मतलब हायरार्की में सबसे निचले भागों में अछूतों को रखती है। कारण का जो स्टेटमेंट है दैट इज, कभी कभी चांडालों ने अपनी सामाजिक वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए स्वीकार करने का विरोध भी करा कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। चांडाल्स ओकेजनली रेसिस्टेड टू एक्सेप्ट दियर सोशल आइडेंटिटी, कि हम नहीं करेंगे, आपने जो भी प्रोविजंस, रूल्स, नॉर्म्स हमारे लिए बनाए हैं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। इन दोनों स्टेटमेंट्स की पहले आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, देन आपको आगे बढ़ना है एंड ये चेक करना है कि भाई ये जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है, वेदर और नॉट दैट इज एक्सप्लेनिंग और जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट ऑफ रीज़न। तो ये सारी चीज़ों करने के बाद आपको अपना सही ऑप्शन चुनना है। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। असर्शन के स्टेटमेंट को अगर देखें तो दिस इज करेक्ट। अनटचेबल्स पे तो नीचे रखा गया था। शूद्रों में भी जो अनटचेबल्स होते थे उनको सबसे नीचे, क्योंकि अनटचेबल्स ऐसे कामों को करते हैं जो इम्प्योर है। मछली पकड़ना इम्प्योर है, लाशों को ठिकाने लगाना इम्प्योर है, मरे हुए जानवरों को दफनाना इम्प्योर है, लोगों की लाशों को जलाना इम्प्योर है, आप कह ले तो एग्जीक्यूशन करना, फांसी लगाना इम्प्योर है। तो दीज जो एक्टिविटीज़ है दीज आर कंसिडर्ड एज इम्प्योर, इसीलिए अनटचेबल्स को सबसे नीचे रखा गया था। ये स्टेटमेंट सही है। एंड ओकेजनली चांडाल्स कभी कभी रेजिस्ट करते भी थे, लाइक हमने मातंग जाटिका में एग्जाम्पल देखा है कैसे मातंग नाम के जो चांडाल है वो रेजिस्ट करते हैं एंड बोधिसत्व बन जाते हैं। वो मिस्टीरियस पावर्स अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं मेडिटेशन कर करके, साधना कर करके। इसीलिए तो जब वो अपने बेटे के पास जाते हैं एंड वो खाना नहीं देता तो आसमान में अदृश्य हो जाते हैं। सो ओकेजनली चांडाल्स रेजिस्टेड टू एक्सेप्ट दियर सोशल रियलिटीज़। वो एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हमें मुर्दों को दफनाना है या उनके कपड़ों को पहनना, हम क्यों ऐसी ज़िंदगी जिए। वी आर हेयर, जैसा आप आए वैसे हम भी आए हैं, तो आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटी है उतनी मेरे पास भी होनी चाहिए। तो वाई शुड वी डू सच ए स्पेसिफिक थिंग, एंड आपके पास इतनी चीज़ें हैं करने को। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कहीं कहीं पे, लेकिन हमेशा नहीं होता था, बहुत रेयरली ऐसा होता था, लेकिन होता ज़रूर था। ओकेजनली चांडाल्स डिड रेजिस्ट, वो रेजिस्ट करते थे टू एक्सेप्ट दियर सोशल रियलिटीज़, वो अपनी वास्तविकताओं को स्वीकार करने का विरोध करते थे। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखते हैं कि ये जो अनटचेबल्स को नीचे रखा जाता था वर्ण व्यवस्था के हायरार्की में, उसके पीछे का कारण ये है क्या कि चांडाल्स कभी कभी अपनी रियलिटीज़ को स्वीकार करने से मना कर देते थे। दैट इज़ नॉट द रीज़न। भाई चांडाल अगर स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्हें अनटचेबल की कैटेगरी में, उन्हें शूद्र मतलब वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे रख दिया जाए। द राइट रीज़न वॉज कि अनटचेबल्स को इसलिए सबसे नीचे रखा जाता था बिकॉज दे यूज टू परफॉर्म इम्प्योर एक्टिविटीज़। फिशिंग करना हो गया, लाशों को ठिकाने लगाना हो गया, लाशों को जलाना हो गया, मरे हुए जानवरों को इधर से उधर करना हो गया, एग्जीक्यूट करना हो गया, साफ सफाई करनी होगी, सारी चीज़ें कौन करता था? अनटचेबल्स करते थे, चांडाल करते थे। एंड दैट इज़ वाई ऐसा माना जाता था कि भाई ये चूँकि इम्प्योर एक्टिविटीज़ करते हैं तो इन्हें सबसे नीचे रखो। दैट इज़ अ सिनेरियो। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रीज़न का स्टेटमेंट गलत, मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of it। गलत explanation है, सही explanation नहीं है। सही explanation ये होता है कि चूंकि इनको untouchables को कैटेगरी में इसीलिए नीचे रखा जाता बिकॉज दे यूज्ड टू परफॉर्म impure activities, इसीलिए। एंड बाकी लोग प्योर एक्टिविटीज़ करते थे, एग्रीकल्चर करना,
पेस्टोरलिज्म पशुपालन करना, वॉरफेयर में एंगेज होना, वेदों को पढ़ाना, सैक्रिफाइसेस करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्योर एक्टिविटी मानी जाती थी, बहुत डिवाइन एक्टिविटीज़ मानी जाती थी. So the correct answer will be option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So अब आगे बढ़ते 238वें क्वेश्चन को देखते हैं. We have assertion reason question again. Brahman often recited a verse from a hymn in ऋग्वेद पुरुष सूक्त एक खंड है ऋग्वेद का, वहाँ पे एक श्लोक दिया गया है. उस श्लोक का ये अक्सर आप पाठ करते थे assertion के स्टेटमेंट में. The reason के स्टेटमेंट में कहा गया कि asserting that word system was of divine origin was one of the way to enforce Brahminical norms. यह दावा करना है कि वर्ण व्यवस्था दैवीय उत्पत्ति की थी, ये ब्राह्मणवादी मानदंडों को यानी कि उनके नॉर्म्स को लागू करवाने का एक तरीका था. इन दोनों स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करनी है. देन आपको बताना है कि क्या आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. सो सबसे पहले दोनों ही स्टेटमेंट्स की सत्यता की जांच करें कि क्या ब्राह्मण पुरुष सूक्त के श्लोक का अक्सर गान करते थे या नहीं करते थे, पाठ करते थे या नहीं करते थे. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये जो हमने श्लोक देखा था कि ब्राह्मण जो है वो मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, एंड ये हमारे वैश्य जांघों से, एंड जो हमारे शूद्र हैं वो पैरों से, ये इस श्लोक का तो हमेशा वो पाठ क्या करते थे, क्यों पाठ करते थे. रीज़न के स्टेटमेंट में वही चीज़ दी गई है, बिकॉज ब्राह्मणों के पास एक दो टेक्निक थी जिसका वो इस्तेमाल करते थे टू इन्फोर्स दियर नॉर्म्स. ये जो कास्ट सिस्टम हमने बनाया इसको आप फॉलो करना पड़ेगा, ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमने बनाया इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. पहला तरीका उनमें ये था कि आप ऐसा ना प्रतीत होने दें कि ये जो कास्ट सिस्टम है या ऑक्यूपेशन डिवीज़न आपने किया है, ये सारी चीज़ें आपने करी है. आपको ऐसा बताना है कि ये ना दैवीय उत्पत्ति की है, मतलब डिवाइन ओरिजिन है इसका, हमने तो कुछ भी नहीं करना, मैं तो इसे बस लिखा है. ये सारी चीज़ें ऐसी टेक्स्ट के थ्रू आई है जिनका हमने रचना नहीं करा है. ऋग्वेद या यजुर्वेद सामवेद में सारी चीज़ें लिखी गई है, हमने तो कुछ भी नहीं करा इसमें. सो असर्टिंग दैट वर्ड सिस्टम वॉज ऑफ डिवाइन ओरिजिन की ये एक दैवीय उत्पत्ति से थी. ये एक तरीका था कि लोगों को ये एक्सेप्ट करने पर मजबूर करा जाए कि वो अगर वैश्य है तो उनको ट्रेड ही करना है, पशुपालन ही करना है, खेती ही करनी है. वो अगर शूद्र है तो उनको सेवा ही करनी है. और भी दो तरीके थे. एक तरीका था कि वो राजाओं को मनाते थे कि भाई आप लोग जो है अपने राज्यों में हमारे जो हमने लीगल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया उसको फॉलो करवाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें. एंड एक तरीका और था कि वो लोगों को जा के डराते थे कि चूँकि ये चीज़ें दैवीय उत्पत्ति की है तो अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो आपके साथ कुछ अपशगुन भी हो सकता है. तो दे यूज्ड टू परसुएड पीपल. वो रजामंदी भी करवाते थे लोगों के साथ, मतलब राजी भी करते थे, परसुएड भी करते थे, मनाते भी थे, डराते भी थे, धमकाते भी थे. सो एक रीज़न ये था ब्राह्मण पुरुष सूक्त को इसलिए बार बार डिसाइड करते थे बिकॉज दे वांटेड टू मेक श्योर कि पीपल ऐसा बिलीव करे कि ये हमने नहीं बनाया, कास्ट सिस्टम हमने नहीं बनाया, कास्ट सिस्टम के अनुसार जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमने डिसाइड करा वो हमने नहीं बनाया, वो सारी चीज़ें परमात्मा ने बनाई है. ऐसे टेक्स्ट के थ्रू हमारे पास आई है जो वहाँ से आई है, डायरेक्ट आसमानी किताब है. So asserting that word system was of divine origin was one of the way to enforce Brahminical norms. ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है and R is the correct explanation of A. अगर ये assert करवाना ही नहीं होता ये चीज़ें दैवीय ओरिजिन की है तो क्यों हमें बार बार पुरुष सूक्त के श्लोकों का सहारा लेना था. अगर हम इतने पावरफुल होते तो हम खुद ही इम्प्लीमेंट करवा देते. लोगों को ये भी बताना था कि ये चीज़ें हमने नहीं रचित की हैं, ये चीज़ें हमने नहीं कंपाइल करी हैं, ये तो बस हमने लिखा है. अगर कंपाइल करने की बात करें तो हमने बस कंपाइल करा है, कंपोज तो किसी और ने करी है. लिखा हमने लेकिन रचना तो किसी और की है ना. तो कास्ट सिस्टम हो गया या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बनाया नहीं है, वो भगवान ने, वो परमात्मा ने बना के भेजा, आपको फॉलो करना पड़ेगा. So that was one of the tactics used by Brahmins to enforce the norms, enforce the code of conduct that were made by them. So अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी के दो सवालों को अटेम्प्ट करते हैं. यहाँ पे एक एक्सर्प्ट है. कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है. Some are intensely attached to the music, pleasing to hear other, being proud of the authorship of 100 excellent biographies. बाकियों को इस बात का गर्व है कि उन्होंने सैकड़ों बायोग्राफी को रचित किया है. And are conversed with wonderful tales, and बहुत सारी कहानियों से परिचित हैं. Filled with humility, are absorbed in excellent religious discourse. बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक व्याख्यानों में, तकरीरों में तल्लीन हैं. Some excel in their own religious lights, like by others who were self-possessed. Science of Vedic astronomy was mastered. कुछ लोग ऐसे हैं जो खगोल शास्त्र को पारंगत कर रहे हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत शूरवीर हैं. These are very valorous in the battle, and even today आज भी वो उतनी ही शक्ति के साथ प्रहार कर सकते हैं. तो ये हमारे पास सोर्स है, आपको बताने की ये जो सोर्स है, दिस इंस्क्रिप्शन, ये किसी इंस्क्रिप्शन से लिया गया. ये इंस्क्रिप्शन मूल रूप से कहाँ पे पाया गया था, ये जहाँ पे लगाया गया था मूल रूप से इस जगह का नाम क्या है. दिस इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड ओरिजिनली इन, यह शिलालेख मूल रूप से कहाँ पे पाया गया था, लता में, श्रावस्ती में, उज्जैनी में या दशपुर में. बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो सकता है इस क्वेश्चन को मैंने शायद इस वीडियो में पहले पूछा भी है, तो आपने तभी भी जवाब दिया होगा अगर आपने उस क्वेश्चन को सुना था. तो दिस
इंस्क्रिप्शन इज फ्रॉम मंदसौर, सबको बताइए मंदसौर से मध्य प्रदेश में, एंड ये सिल्क वीवर्स की कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। तो ये जो मंदसौर है उसका एंशियंट नाम था दशपुर। मंदसौर का जो एंशियंट नाम था वो दशपुर था, नॉट उज्जैनी, नॉट श्रावस्ती, नॉट लता। सो मंदसौर का जो एंशियंट नाम था दैट वाज दशपुर। तो ये इंस्क्रिप्शन ऐसे पूछा जाए कि कहाँ पे लगवाया गया था, तो ये लगवाया गया था दशपुर में। आज ये मंदसौर में पड़ता है। इससे विजयनगर एम्पायर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर थी। हम्पी इज द मॉडर्न नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे तब का विजयनगर हुआ करता था। सो हम ऐसा नहीं बोलेंगे विजय हम्पी थी राजधानी, हम्पी तो आज का नाम है ना, राजधानी विजयनगर हुआ करती थी। ऐसे ही जब इन्होंने लगवाया था तो ओरिजिनली दैट प्लेस वाज कॉल्ड दशपुर, उस जगह को दशपुर कहते थे। सो द करेक्ट आंसर विल बी दशपुर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द इंस्क्रिप्शंस। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है शिलालेखों से या अभिलेखों से रिलेटेड गलत है। इट बिलोंग टू, मतलब इस इंस्क्रिप्शन में जिस इंस्क्रिप्शन से बिलोंग करता है उससे रिलेटेड है। इट बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ निषाद की, निषादों के समुदाय से संबंधित है। इट इज अमॉन्ग न्यूमरस ऑफ इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन वेरियस गिल्ड्स और श्रेणीज की, विभिन्न गिल्ड और श्रेणीज, मतलब गिल्ड और श्रेणी मतलब कि एक जाति के लोग जब एक ही ऑक्यूपेशन बहुत सारे लोग शेयर करते थे तो उनको एक गिल्ड में तब्दील कर दिया जाता था कि ये लोग चूंकि साथ में एक ही काम कर रहे हैं तो ये साथ में सारे इनपुट्स लगाएंगे तो खर्चा भी कम आएगा एंड अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगा। तो ऐसे ये लोग प्राइस को भी रेगुलेट कर पाएंगे, पूरे मार्केट को, कंज्यूमर मार्केट को रेगुलेट कर पाएंगे। तो यह विभिन्न गिल्डों और श्रेणियों पर लिखे गए कई अभिलेखों में से एक है। द मेंबर ऑफ वन गिल्ड वॉज अलाउड टू अडॉप्ट अदर ऑक्यूपेशंस की, एक गिल्ड के सदस्य को अन्य व्यवसायों को अपनाने की अनुमति थी। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है? आपको बताना है क्या केवल पहला गलत है, पहला क्या केवल दूसरा गलत है, या केवल तीसरा गलत है, या पहला दूसरा दोनों ही गलत है। इन चारों ऑप्शंस में से व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? यू हैव टू सेलेक्ट एंड आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स एंड इन द चैट बॉक्स। सारी बच्चे अगर कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों जगह पे आंसर करें अभी के सेशन में और आने वाले सेशन में भी तो बहुत बेहतर होगा, हमारे लिए भी आपके लिए भी। सो इट बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ निषाद, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अभी हमने देखा है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है वो सिल्क वीवर्स का है, ऐसे लोग जो रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करते थे, बुनते थे, तो ये निषादों का तो है नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, श्रेणियों और गिल्ड पे बने हुए बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में से ये एक इंस्क्रिप्शन है। दिस इंस्क्रिप्शन इज सर्टेनली अबाउट द गिल्ड, ये गिल्ड के ऊपर है, मतलब सिल्क वीवर्स की कम्युनिटी है उनके ऊपर है। लेकिन ये यहाँ पे क्या दिया गया, लिखे गए कई अभिलेखों में से एक है, मतलब गिल्ड्स के ऊपर बहुत सारे अभिलेख लिखे गए होंगे, दैट इज नॉट द केस। गिल्ड्स के ऊपर, छोटी छोटी जातियों के ऊपर जो एक ऑक्यूपेशन को शेयर करती है, जैसे स्वर्णकार हो गए, लोहार हो गए, कपड़े का उत्पादन करने वाले लोग हो गए, इनके बारे में ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं अवेलेबल। ये जो मंदसौर का इंस्क्रिप्शन है दैट इज़ एक्सेप्शन, ये एक अपवाद है। बहुत कम ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो इन गिल्ड्स के बारे में, इन जातियों के बारे में, जाति के अंदर गिल्ड आते हैं, ऐसा ना समझे कि गिल्ड और जाति अलग है, जाति इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। एंड बहुत सारे लोग हैं जो उस प्रोफेशन को नहीं अपनाते, तो इसमें से मान लेते हैं कुछ लोगों ने एक प्रोफेशन का, जैसे स्वर्णकार जाति की बात करें तो कुछ लोग एक गिल्ड बनाते हैं कि वो सारे लोग अब सोना का उत्पादन करेंगे, आभूषण वगैरह बनाएंगे, तो उन्होंने गिल्ड बना लिया, साथ में प्रोडक्शन करते हैं। कल को हो सकता है उस गिल्ड में से किसी का मन उग जाए एंड वो अब सोचे कि हमें अब वेदों को पढ़ना है एंड हमें लोगों को प्रीच करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, उसको भी अनुमति मिलेगी कि भाई अब तुम गिल्ड को छोड़ के जा सकते हो। तो तीसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट, तीसरा स्टेटमेंट सही मतलब है, ये गलत नहीं है। द मेंबर्स ऑफ वन गिल्ड वॉज अलाउड टू अडॉप्ट द अदर ऑक्यूपेशन, जैसा हमने देखा था सिल्क वीवर्स में बहुत सारे लोग हैं जो म्यूजिक सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लेखक हैं, उन्होंने बायोग्राफीज लिखी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खगोल शास्त्री हैं, जो तारों के बारे में, जो नक्षत्रों के बारे में पता लगाना चाहते हैं। सो यहाँ पे केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड टू स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बाकी तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये सारी जो चीज़ें थी हमने पढ़ ली हैं, जितना भी कास्ट से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस था, फिर कैसे इनके बीच जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था, ये कितने लोग मानते थे, कितने लोग नहीं मानते थे, नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में सवाल देखा, क्षत्रिय किंग्स के बारे में सवालों को देखा। आगे की जो सेशंस आएंगे उनमें हम देखेंगे कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैसे जेंडर्ड एक्सेस था, महिलाओं को कितना एक्सेस होता था वेल्थ का, किस समुदाय के लोगों को, किस वर्ण के लोगों के पास ज़्यादा वेल्थ था, कैसे ये सोशल डिफरेंसेस आगे बहुत बड़े एक खाई को बनाने में, मतलब जाति प्रथा को और ज़्यादा रिलीजन बनाने में काम आते हैं, इसको भी हम अगले सेशन में देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको ही मजा आने वाला है। तो इफ़ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग, अगर आपको लगे कि इसको शेयर करना चाहिए, देन प्लीज़ शेयर इट विद इन योर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वाचिंग।